जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, अपना ईमान ही बेच दिया। पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम जरा बदलने दो। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ज़्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा मौजूद है और अब बात करने वाले कल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान हिमाचल में जो हुआ, उसके बाद सियासी भूचाल कैसे आ गया सुरभि, यह हम बतलाने वाले। तो हिमाचल में सियासी भूचाल के साथ ही ये दो बड़े सवाल, आज सुक्खू की कुर्सी जाएगी और हिमाचल में अगला सीएम। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि हिमाचल में जो सियासी भूचाल आ गया है, अचानक 6 विधायक बागी हो गए हैं। बगावत की पहली झलक मिली राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से। बड़ी खबरें TV9 भारतवर्ष अब आपको बताने वाला है, क्योंकि इन्हीं बागी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर पार्टी के होश फाख्ता कर दिए हैं। और कांग्रेस पूछ रही है, आखिर जो विधायक वोटिंग से एक दिन पहले तक साथ में नाश्ता कर रहे थे, अचानक बागी कैसे हो गए? सवाल उठाते हुए कांग्रेस आरोप भी लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस के हिमाचल नेतृत्व के खिलाफ विधायकों की मोर्चेबंदी बता रही है। क्या है सच, क्या है झूठ, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। बिल्कुल सुरभि, और देखिए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी कांग्रेस के पास कुल मिलाकर यह आंकड़ा है 40 विधायक है, बीजेपी के 25 और निर्दलीय है 3, कुल सीट है 68। और बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए? 35 का। लिहाजा अब 6 विधायक, जो कांग्रेस के 6 विधायक है, जो बागी हो गए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसी को लेकर बड़ी खबर क्या रही, इसका हम रुख कर रहे हैं। हिमाचल सियासी भूचाल के बीच राज्यपाल से मुलाकात की है हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने। राज्यपाल से मिलने के बाद क्या बोले जयराम ठाकुर? बीजेपी विधायकों को सस्पेंड करने की कोशिश कर रही है, ये जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया। बागी विधायकों पर भी एक्शन की तैयारी में है कांग्रेस, ये जयराम ठाकुर की तरफ से बयान राज्यपाल से मुलाकात के बाद। जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जो मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है, उसके बारे में हमने जानकारी दी। और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। के दौरान क्या अल्पमत में आ सकती है? देखो, इन सारी चीजों को लेकर के वहीं हाउस में ही हम कह सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। थैंक यू। इन बड़े सवालों के बीच हिमाचल में जारी हलचल पर और अपडेट के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त मोहित मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस किस तरीके की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए आने वाले वक्त में बड़ा फैसला लेने वाली है, इस बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत से। लेकिन इस बीच राज्यपाल से हुई मुलाकात और क्या हुई बात, इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने, क्योंकि बीजेपी विधायकों के निलंबन की आशंका को देखते हुए बड़ी खबर है। बागी कांग्रेस विधायकों के निलंबन की भी आशंका है, और साथ ही बागी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ नोटिस और बजट पर ध्वनि मत की जगह मत विभाजन। हालांकि मार्शल की बीजेपी विधायकों से बदसलूकी, ये जो बड़ी बातें इस वक्त बातचीत के दौरान राज्यपाल से मुलाकात में रखी गई हैं, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने।
और चलिए अब सीधा रुख करते हैं हिमाचल विधानसभा का, जहां से इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा लाइव जुड़े हुए। मोहित, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि खबर यह है कि डीके शिव कुमार और जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ये बाकायदा पूरे जो डैमेज कंट्रोल है इसको इसकी जुगत में लग गए। क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार को कैसे बचाया जाए, और सरकार को बचाने का ही प्रयास लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि सरकार अल्पमत में है। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मौजूद हूँ। 11 बजे सत्र शुरू होना है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का प्रयास है सबसे पहले जो झटका दिया जाए, जो बजट पारित होने का जो प्रोसेस है, कट मोशन है, उसमें ध्वनि मत से नहीं बल्कि वोटिंग हो, वहाँ पर डिवीज़न ऑफ वोट हो, यानी वोट करवा के सबसे पहले जो बजट है उसमें एक तरह का ये शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा सके कि, और गेम ऑफ नंबर में भी बीजेपी आगे आना चाहती है। ये दिखाने का प्रयास है कि जो नंबर्स हैं वो सरकार के पास नहीं हैं, और इसके बाद ही आगे अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी की जा सकती है। हालांकि अभी काफ़ी कांटे की टक्कर है। अगर राज्यसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो दोनों तरफ 34 विधायक हैं, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक इस वक्त बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार को वोट कर चुके हैं, क्रॉस वोट कर चुके हैं, उनके लिए वोटिंग करना आसान नहीं होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बात सामने है, उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा है। तो सोच समझ कर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है, और रणनीतिक तौर पर ही तमाम तरह से कांग्रेस को, सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो सदन है उसके अंदर फंसाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले बजट पारित होने के दौरान वोटिंग करवाई जाएगी, और उसी को आधार बनाकर ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी बीजेपी के द्वारा की जा सकती है। चलिए, तो मोहित हमारे सहयोगी हिमाचल से लगातार इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए क्या कोशिश होगी। हालांकि राज्यपाल आगे आने वाले वक्त में क्या बड़ा फैसला लेते हैं। सियासी हलचल के बीच सूत्रों से एक और बड़ी खबर मिल गई है, जहां सुक्खू को हटाने पर आला कमान तैयार है, और सोर्सेस के हवाले से इस वक्त आपको यह बड़ी खबर बता दें, जहां 6 विधायकों की बगावत के बाद यह फैसला संभव होता हुआ नजर आ रहा है। अब विधायकों की नाराजगी को देखते हुए जिस तरीके से आला कमान बड़ा फैसला ले सकता है, इस बारे में अपने सहयोगी से बात करूंगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 6 विधायकों की बगावत के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है, और वो फैसला क्या होगा? फैसला होगा कि हिमाचल के सीएम सुक्खू को हटना तय माना जा रहा है। तो बिल्कुल अगले विकल्प यानी प्लान बी पर भी काम करती हुई कांग्रेस नजर आ रही। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सुक्खू का हटना तय क्यों माना जा रहा है। तमाम रीजंस इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली वजह क्या है? विधायकों की जो बगावत है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ आगे 20 विधायक कुल मिलाकर नाराज बतलाए जा रहे हैं, और 9 ने कल क्रॉस वोटिंग की ही थी। तो सरकार पर इसके बाद एक बड़ा जो संकट है वो गहरा गया है। सीएम बदलेगा, आला कमान, ये सोर्सेज हमें बतला रहे हैं। कई विधायक काफी ज्यादा नाराज बतलाए जा रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल, और राज्यसभा चुनाव में मात। हालांकि ये जिस तरीके से बड़ी बातें आपने बताई हैं, सुक्खू का जाना तय और उसकी 5 वजह क्या है, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छाने के बाद कांग्रेस में अब तक क्या क्या एक्शन दिखा है। और उसी एक्शन को देखते हुए बड़ी खबर ये सामने आई कि खड़गे ने लंदन में मौजूद राहुल गांधी से फोन पर बातचीत की है। साथ ही सीएम सुक्खू को बदलने पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति को लेकर भी बड़ी खबर मिल पा रही है। राहुल और खड़गे वेणुगोपाल की बात में सहमति बनी है। नाराज 20 विधायकों को मनाने के लिए सुक्खू पर फैसला लिया जा रहा है, और कांग्रेस ने शिमला में विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। बड़ी खबर यह भी है कि सीएलपी बैठक में आने के लिए व्हिप जारी किया गया है, और डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर भी बनाए गए हैं। और बागी विधायक नहीं माने तो स्पीकर अयोग्य ठहराएंगे, और अयोग्यता के बाद कांग्रेस के 34, बीजेपी के 28 विधायक और बीजेपी को अपने कुछ विधायकों को सस्पेंड किए जाने का जिस तरीके से डर है, ये तमाम पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज को लेकर जिस लिहाज से हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस किस तरीके से एक्शन ले रही है, किस तरीके से सरकार बनाने की कोशिश में है, उसको लेकर क्या फैसला संभव है। कुमार विक्रांत, अपडेट दें। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो गेंद है वो स्पीकर और राज्यपाल के पाले में इस वक्त है, और कांग्रेस पार्टी के स्पीकर हैं वहां पर, और कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो 6 विधायक नाराज हैं उनको मनाया जा सके। उसके एवज में वो मुख्यमंत्री बदलने को तैयार है, लेकिन अगर वो 6 विधायक नहीं मानते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश भी की जाएगी, जिससे कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 32 पर आ जाए। यानी कि 68 में आप 6 कम कर दे तो 62, बहुमत का आंकड़ा 32, कांग्रेस के पास 34, बीजेपी के पास 25 प्लस 3 निर्दलीय विधायक यानी 28। तो इस गणित पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है।
बिल्कुल। और देखिए, लेकिन कुमार विक्रांत, हमने सुना जयराम ठाकुर को जब वो राज्यपाल से मुलाकात करके आए, उन्होंने इसी पर सवाल उठाया कि अगर सस्पेंड किया जाता है तो किस बिना पर सस्पेंड किया जाएगा। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि राज्यसभा वोटिंग के दौरान ना ही आप वोट को इनवैलिड कर सकते हैं और ना ही यहां पर कोई दल बदल की बात आती है, तो क्या होगा उसका आधार? देखिए, जैसा मैंने बताया कि तमाम पिछली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पहले कभी बैठक बुलाई गई, उसमें विधायक अगर नहीं पहुंचते हैं, या फिर अब जो विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी है उसमें इन 6 विधायकों को सभी को बुलाया जाएगा और उसमें व्हिप जारी कर दिया जाएगा। उसमें नहीं पहुंचते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे तमाम तकनीकी चीजें हैं जिस पर कांग्रेस की तकनीकी टीम लगातार चर्चा कर रही है और उस पर आगे बढ़ने की तैयारी है। कुल मिलाकर बात सीधी है, कांग्रेस अगर विधायक मान जाते हैं तो मुख्यमंत्री बदलने को तैयार है, नहीं मानते हैं तो जो 6 विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई स्पीकर के जरिए कराकर बहुमत के आंकड़े को 32 पर लाना, खुद के पास 34, बीजेपी प्लस निर्दलीय 28, इस पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। चलिए, तो लेकिन इस बीच विपक्ष की मांग पर गवर्नर ने बहुमत साबित करने को बोला, तो क्या सुक्खू सरकार फंस सकती है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। और कुमार विक्रांत, जो कि कांग्रेस में जिस तरीके से एक्शन नजर आ रहा है और जिस तरीके से बड़े फैसलों को लेकर खबर मिल रही है, इस बारे में जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि हिमाचल में आगे क्या हो सकता है। दो संभावनाएं इस वक्त सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे, जहां पर आपको यह बता दूं कि पहली संभावना को देखते हुए चर्चा इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के 6 बागियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि दूसरी संभावना यह कि सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो बहुमत का आंकड़ा भी बदलेगा। बिल्कुल, फर्क कितना आएगा यहां पर सुरभि बता देते हैं। इस्तीफा होने या फिर सदस्यता जाने पर बहुमत के आंकड़े में क्या बदलाव आएगा? पहले क्या था? देखिए, कुल मिलाकर जो विधायकों की संख्या है वो है विधानसभा में 68, बहुमत का आंकड़ा कितना है? 35। अभी कितनी संख्या है कांग्रेस के पास? 40 की। लेकिन अब क्या हो जाएगा अगर ये जो 6 विधायक इनकी सदस्यता जाती है? विधायक हो जाएंगे घटकर 62 और बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 32। ऐसे में कांग्रेस से मानकर चल रही इसका सीधा फायदा उसको अंक गणित के लिहाज से मिलता ये जो अंक आप इस वक्त देख रहे हैं, इस घटनाक्रम से पहले हिमाचल विधानसभा में कुल सीटें जो 68 थी, जिसमें से 40 कांग्रेस और 25 बीजेपी के पास है। बहुमत का आंकड़ा यहां पर इस लिहाज से 35 आपके सामने रखा है। और अगर बागियों की सदस्यता जाती है तो विधानसभा में कुल सीटें हो जाती हैं 62। अब 62 रह जाएंगी ये सीटें। बहुमत का आंकड़ा उस लिहाज से 35 से घटकर हो जाएगा 32। तो ये जो नंबर गेम इस वक्त चल रही है, उसी के तहत इस वक्त हिमाचल में जारी घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी। और देखिए, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी ने विधायकों को किडनैप किया। ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया है। किडनैपिंग नहीं, नेतृत्व से असंतुष्ट है एमएलए। जयराम ठाकुर, हिमाचल के पूर्व सीएम, ये बोल रहे हैं। अभी और विधायक आएंगे, जयराम ठाकुर की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो आप देखिए, पंचकुला में होने की बात कही जा रही है, जितने भी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। कोई नहीं किडनैप किया है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आरोपों को गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के बारे में TV9 सत्ता सम्मेलन में अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। सरकार है, उस पर भी संकट आ गया है। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है। वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कारीगरी है। उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? आज के जमाने में किडनैपिंग संभव है क्या असेंबली के अंदर से? वोटिंग कैमरे के सामने हुए, चुनाव आयोग के कैमरे लगे हुए हैं, उनका भी पर्यवेक्षक है, उनके प्रत्याशी है। भैया वोट कहाँ गए तेरे? इसकी तू बात नहीं करता, अब विधायक की बात करता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए
और आपको मालूम भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट आया हुआ है। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के बारे में क्या कहा, यह भी आपको दिखाते हैं। लेकिन सरकार चुनी हुई गवर्नमेंट को उनको आस दिलाकर अगर ले जाती है, बनी हुई सरकार को तोड़ती है, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ। हर जगह अगर आप चुन के नहीं आते तो इनडायरेक्टली फिर उनको पकड़ के किसी न किसी दृष्टि से उनको अंदर डाल के या डरा के, धमका के, आस दिखा के ये अगर काम करते हैं तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में तो आप हिम्मत दिखाना चाहिए। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा ही किया था? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही किया था? और उत्तर प्रदेश में जिसकी आशंका थी, आखिर वही हुआ। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट पर जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैसे हुआ ये खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा की 8 सीटों पर जीत के बाद यूपी में बीजेपी कैंप का जोश आई है। बीजेपी बम्पर जीत का जश्न मना रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार ही जीते और तीसरे के हिस्से में हार आई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आलोक रंजन की हार की वजह 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग रही। अखिलेश यादव ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों पर पार्टी कार्रवाई करेगी। किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। कि विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूँ कि चलनी में दूध दुहें और भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। सबसे ज्यादा 43 वोट बीजेपी के संजय सेठ को मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की जया बच्चन को 41 वोट मिले। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 37 वोट की जरूरत थी। इधर टीवी9 सत्ता सम्मेलन में यूसीसी पर क्या कहा गया, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, ये आपको बताते हैं। यूसीसी देश में आखिर क्यों जरूरी है, इसका क्या असर होगा, आइए सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा। ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार है। ये लोकतंत्र की बेसिक मांग है कि देश के अंदर किसी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं होनी चाहिए। देश के कानून आज की परिस्थिति से अनुकूल और जनता के हित में होना चाहिए। हमारी संविधान सभा ने भी अनुच्छेद 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज के तहत ये लक्ष्य रखा था देश के सामने कि विधानमंडल और देश की संसद उचित समय पर समान नागरिक कानून को लाएगी और देश में इसका इम्प्लीमेंट कराएगी। अभी उत्तराखंड में आया है, इसकी सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इसकी वैधानिक स्क्रूटिनी भी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। यूसीसी जो उत्तराखंड सरकार लाई है, इसकी ये तीनों स्क्रूटिनी चुनाव है तब तक हो जाएगा। तो चुनाव के बाद सभी राज्य भी विचार करेंगे और बाकी लोग भी विचार कर। एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अब किसी भी वक्त सीएए लागू होने वाला है। आचार संहिता से पहले लागू हो सकता है सीएए। चुनाव की तारीखों से पहले आ सकता है नोटिफिकेशन। गृह मंत्रालय से सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि मोदी सरकार संशोधित नागरिकता अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना मार्च के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। दरअसल मार्च में सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के कयास इस कारण लगाए जा रहे हैं क्योंकि मार्च में ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना है। वहीं सीएए लागू करने की खबरों के बीच विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये चुनाव के पहले वो धर्म के नाम पे मुद्दा
तैयार कर रहे हैं विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के लिए। सीएए, एनआरसी, ये सब इनका सोच में है। बता दें कि सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है। इधर सीएए और एनआरसी पर क्या कहा ओवैसी की तरफ से? सीएए को मुसलमानों के लिए आखिर क्यों खतरा बतला रहे हैं ओवैसी? इन सवालों का टीवी9 सत्ता सम्मेलन में ओवैसी ने क्या जवाब दिया, ये आपको सुनाते हैं। मैं कह रहा हूं कि दिक्कत क्या है सीएए से? सीएए से दिक्कत यह है कि यह मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। देश के संविधान में आप मजहब की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं आप? अब लोग बोलते हैं ये ओवैसी क्यों? अच्छा भाई, आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, आप हेमंत बिस्वा शर्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उसको। बात किसी को नहीं देंगे, नहीं आएंगे। अब 14 के बाद अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान नहीं देंगे आप, हमारे पास लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म वीजा के बाद उनको सिटीजनशिप देने का इख्तियार है। बीजेपी ये बोल रही कि इससे पहले कोई था ही नहीं प्रोविजन, क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नागरिकता क्या खतरा है? आपको देखिए, सीएए को अकेला नहीं देख सकते, एनपीआर और एनआरसी के साथ जोड़ना पड़ता उसको आपको। आप रिलीजन का लफ्ज निकाल दीजिए सीएए में, करिए। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है इनको? आप रिलीजन की बुनियाद पे कानून बना रहे। और आप हर चीज को फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश क्यों बोलते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल है। और टीवी9 सत्ता सम्मेलन में इंडिया गठबंधन को लेकर अमित शाह ने क्या कहा? इंडिया गठबंधन का मकसद क्या है? शाह ने क्या दिया जवाब, सुनिए। जिस वक्त इंडिया गठबंधन बना, उसी वक्त बीजेपी कह रही थी कि ये टूट जाएगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार आ गए हैं, जयंत चौधरी आ गए हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आपसे मिल चुके हैं। वहां पर ऐसा दिखता है ममता बनर्जी भी खुश नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन सही मायनों में कहीं था ही नहीं। ये मीडिया का क्रिएशन था, और मीडिया के क्रिएशन को मीडिया कितना लंबा चला पाए, मीडिया की कुशलता पर है। मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं, कहीं पर गठबंधन नहीं हुआ था। इंडिया गठबंधन के 2 सदस्य केरल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 3 सदस्य बंगाल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ गठबंधन है? महाराष्ट्र में, तो वो तो इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बना हुआ था। कहाँ गठबंधन है? उड़ीसा में है नहीं, हिमाचल में संभव नहीं, पंजाब में अभी अभी शायद हुआ है, बाकी कोई जगह पे गठबंधन कहीं बना ही नहीं। इधर इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आपके साथ समझौते पर क्या बोले खड़गे, ये आपको सुना दें। इंडिया की बात कर लेते हैं। ये बात कही जाती है कि जो गठबंधन है, जो आप कहते हैं कि बहुमत लेकर आएगा, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो हवा की तरह है, मौजूद है, पर दिखाई नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी में कभी गठबंधन होता है, कभी एक पार्टी बहुत ही पावरफुल है तो वो अकेली लड़ती है, या अपने आइडियोलॉजी के तहत अगर कोई मिला जुला आता है तो उसको लेके चलते हैं। तो हम सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं, उसमें सभी बहुत से पार्टियां हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। कितनी भी कोशिश मोदी जी करेंगे, वो इसमें उनको यश नहीं मिलेगा। वो तोड़ने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, देखेंगे हम भी उतने ही मजबूत है जितने उन्हें तोड़ने के लिए तैयार है, तो हम टूटने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में मोदी सरकार को निकालने के लिए, फिर से एक बार सत्ता में आने के लिए, उनको रोकने के लिए हम पूरी लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर अलग अलग हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अमित शाह ने क्या कहा? सरकार इसे लेकर कितनी प्रतिबद्ध है? इस सवाल का अमित शाह ने टीवी9 सत्ता सम्मेलन में क्या जवाब दिया, सुनिए। हमने अपने अग्नि संस्कार की पद्धति के अंदर इलेक्ट्रिक अग्नि संस्कार को स्वीकार कर लिया, किसी ने विरोध नहीं किया। सती प्रथा बंद कर दी, किसी ने विरोध नहीं किया। हिंदुओं में भी बहुपत्नीत्व था, हमने इसको समाप्त कर दिया देश आजाद होते ही, किसी ने विरोध नहीं किया। ये गलतफहमी फैलाई जा रही है।
ये बिल्कुल सत्य से दूर बात है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है? हमारी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। इतने बड़े देश में बार बार चुनाव होना देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है, देश के अर्थतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। इसलिए इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने एक कमेटी बनाई है। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वो कमेटी अपना काम कर रही है। मैं भी उसका मेंबर हूं। मैं ऐसा करता हूं कुछ ही समय में इस पर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। बात अरविंद केजरीवाल की ईडी के समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर और क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिसको लेकर के कहा जाता है कि उनका दावा है कि उनके पास में आपकी मोटी फाइल है, लेकिन अब आपके घर पे भी एक मोटी फाइल बन गई है जो लगातार उनके सम्मन आ रहे हैं। 8वां सम्मन आज आ गया। आप जा क्यों नहीं रहे ईडी के दफ्तर? ये 2 साल से इनका केस चल रहा है। कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में। 2 साल से इनका केस चल रहा है। इन 2 सालों के अंदर पता नहीं 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके। इनको अभी तक एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई, पता नहीं कितने रेड मार चुके हैं। नहीं है, ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए है। ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टी बता दी जिसके टॉप के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के नेता जेल के अंदर बैठे बिना किसी आरोप के, कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। तो ये आम आदमी पार्टी को क्यों क्रश करना चाहते हैं? पूरा देश देख रहा है। जब इनका मकसद जांच करना नहीं है तो इनका मकसद गिरफ्तारी करना है। इन्होंने, जैसे मैंने कहा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। बीजेपी के मिशन 400 पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में जनता से क्या अपील की, सुनिए। 2024 के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तारीखों का भी जल्दी ऐलान हो जाएगा। आपके पार्टी जानी जाती है रिसर्च, एनालिसिस, सर्वेस के लिए। अमित शाह जी का सर्वे क्या कह रहा है? कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत। पहली बार गौरव से गुलामी की निशानियों के बाहर हो रही, पहली बार हीन भाव से मुक्त हो रही, सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पहली बार समाप्त हो रहा है। देश नई संसद बनाकर इसको पवित्र सेंगोल को वहां प्रस्थापित कर गौरव के साथ आज नए भारत की शुरुआत कर रहा है। राजपथ कर्तव्य पथ में बदल गया। देश की इकोनॉमी 11 नंबर से 5वें नंबर पर आ गई और मोदी 3 में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन। अपील करने आया हूं कि फिर से भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवादवादी पार्टियों को मत लाइए। वो पार्टी को चुनिए जो देश का भला चाहती है, दल का भला नहीं चाहती। इधर पंचकुला के होटल से निकले कांग्रेस के विधायक, ये खबर आ रही है शिमला जा रहे हैं बागी कांग्रेस के विधायक। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय, उनके बारे में ये कल खबर आई कि क्रॉस वोटिंग के बाद वो तुरंत रवाना हो गए पंचकुला के लिए, जहां पर वो एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। और अब आप देखिए जो पंचकुला का होटल है, वहां से ये सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं, बागी विधायक हैं, वो अब शिमला जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु को करोड़ों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कुल मिलाकर 17,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज करने वाले हैं। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के थूथुकुडी में करीब 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम थूथुकुडी में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र जाएंगे, जहां यवतमाल से पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी रेल, रोड और इरिगेशन से जुड़े करीब 4,900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों
लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घर कुल योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत कुल 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस योजना के 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली कई सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू करेंगे। इसके अलावा 1300 करोड़ रुपए की लागत से कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे। और वहीं महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर आज होने वाली बैठक में फाइनल फैसला होने का दावा किया जा रहा है। कल 3 घंटे तक बैठक चली और इसमें क्या क्या हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करीब है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। मंगलवार को मुंबई में चली बैठक के बाद महाआघाड़ी के ज्यादातर नेता सीट शेयरिंग पर मीडिया के सवालों से बचते रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है और आज फिर बैठक होगी। राउत ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सभी दलों के बीच सहमति बन जाएगी। देश में जिस प्रकार की तानाशाही और संविधान के खिलाफ मोदी जी ने मोर्चा खोला है, उसे लड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ रहने वाली है। सारी सीटों को लेकर समन्वय बन चुका है सर? बन जाएगा, जो है बन जाएगा, बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है, बन जाएगा। अगर पूरे देश में बना है तो महाराष्ट्र पीछे नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच पेंच फंसा है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी 5 सीटें मांगी, जिसको लेकर गठबंधन में मंथन चल रहा है। इधर सीट शेयरिंग को लेकर उलझी कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बसवराज पाटिल कल बीजेपी में शामिल हो गए। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल ने हाथ का साथ छोड़ बीजेपी का कमल का फूल थाम लिया। कल मुंबई में बसवराज पाटिल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस में जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, जो अपेक्षित हैं, वो अब पार्टी में रहना नहीं चाहते। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के महाराष्ट्र में समापन होने से पहले कई और बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक चव्हाण जी का पार्टी प्रवेश हुआ, बसवराज जी का हुआ, अब बड़ी लाइन है और लंबी लाइन है। बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी में। आप देखेंगे जब राहुल गांधी आएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग चले जाएंगे। बसवराज लिंगायत समुदाय के नेता हैं। लातूर में उनका दबदबा माना जाता है। उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा। बसवराज और अशोक चव्हाण से पहले मिलन देवड़ा भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार महागठबंधन में बड़ी बगावत हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार में अपने विरोधियों को बड़ा झटका दे दिया है। आरजेडी की एक महिला विधायक जबकि कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिन विधायकों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ, कांग्रेस के ही विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और आरजेडी की विधायक संगीता देवी का नाम शामिल है। बीजेपी से झटका मिलने के बाद महागठबंधन के नेताओं ने जमकर हमला बोला। से भ्रष्ट लोग हैं, किसी न किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और बीजेपी का तो काम ही है कि भ्रष्ट लोगों को बुला करके उसको वॉशिंग पाउडर में धो करके फ्रेश करना। कि जो समा बांधा गया है, ये समा देश के लिए और समाज के लिए और पार्टीज के लिए ठीक नहीं है। इस आग में सब झुलसेंगे। फिलहाल महागठबंधन में हुई इस टूट से बिहार के कई लोकसभा सीटों के समीकरण बदलने तय हैं। दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर रोक को लेकर खबर। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सोलर पॉलिसी पर रोक लगाई। सीएम केजरीवाल ने सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। कुछ दिन पहले सोलर पॉलिसी का ऐलान किया गया था।